हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा सभी। उम्मीद है सभी अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है ना। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं बेटा, आज हम इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आपको पता है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 लगातार चल रहा है और चलते चलते हम लोग वीडियो नंबर 5 की तरफ बढ़ चुके हैं और चैप्टर भी लगभग समाप्ति की तरफ है। आज हम लोग अपरिमेय संख्याओं को लेकर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। किसको? अपरिमेय संख्याओं को लेकर के। बिल्कुल ठीक बात है, अपरिमेय संख्याएं। ठीक, अभी कुछ बात करते हैं तो फटाफट समझ में आएगी सब चीज़ें। अंग्रेजी में कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है, आपके पास में इरेशनल, ठीक है, नंबर्स, ठीक है, आपके पास में नंबर्स है ना। तो पहली बात तो ये आपको बताना चाहूँगा बेटा कि आज जो वीडियो है इसमें से डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन पेपर में मिलना ही मिलना है। 1 क्वेश्चन पेपर में आना है, बोर्ड की पेपर में, ठीक है। और ख़ास बात ये भी है, एक्सरसाइज जो हम आज करेंगे अपरिमेय संख्याओं को लेकर के, आज हम जिस एक्सरसाइज का एक्चुअली इंट्रो करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे। एक्सरसाइज में केवल 3 क्वेश्चन है, वो आप खुद भी कर लेंगे, लेकिन उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा भी, ठीक है। तो आज हम लोग जो हमारी प्रश्नावली है, इसके संबंध में जो प्रश्नावली है वो प्रश्नावली है लगभग मेरे हिसाब से 1.3 है ना। 1.3 ही है, मैं बुक में देख लूँ एक बार। हाँ, 1.3 है। और इसी के बारे में आज हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे और इसके क्वेश्चंस सॉल्व करने की टेक्निक को हम देखेंगे। ठीक, मैं बता चुका हूँ कि इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। और एक खास बात और मैं बता दूँ, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए ये वीडियो जो है आज का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होने वाला है। कंफ्यूजिंग का मतलब है थोड़ा सा दिमाग उनका इधर उधर जा सकता है, और वो उनका जाएगा जिनको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें सही से नहीं पता है। ठीक, हम थोड़ी सी अगर बात करें अपरिमेय संख्याओं के बारे में तो बाद ही में बात करेंगे। पहले हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक। और इससे पहले भी हमें पता होना चाहिए और कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे पूर्णांकों के बारे में आपको पता होना चाहिए पूर्णांक क्या है, ठीक। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं है कि परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है और पूर्णांक क्या है, तो आपको समस्याएं आ सकती है। समझने में वीडियो को आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान भी हम करेंगे। कैसे? क्लास 9th में एक चैप्टर था बेटा, क्लास 9th में एक चैप्टर था, क्लास 9th में, ठीक है, क्लास 9th में एक चैप्टर था। सबसे पहला ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1 ही था, और वो था संख्या पद्धति, था ना, संख्या पद्धति। बिल्कुल ठीक बात है। उसका फर्स्ट ही वीडियो, यानी कि जो पहली एक्सरसाइज है, उसके संबंध में जो बातें हमने बताई थी वो चैनल पे उपलब्ध है। उसमें इन सब के बारे में जिक्र हो चुका था, जो संख्याएं थी हमारी, ठीक है, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कैसी कैसी होती हैं, क्या होती हैं, वो इसके फर्स्ट वीडियो में हमने, ठीक है, इसके फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। और वीडियो हमारा जो है वो चैनल पे उपलब्ध है। उपलब्ध क्या है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक भी दे दूंगा, वहां से क्लिक करके अगर इस वीडियो को बेहतर तरीके से समझना चाहते हो तो उसको जरा एक बार देख लें। संख्या पद्धति का पहला वीडियो, ठीक भाई, ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होगा, नीचे की तरफ आप जाओगे तो बेटा उसी में आप एक लिंक पाओगे, लिखा होगा संख्या पद्धति वीडियो नंबर 1 को, यहाँ देखें, उस पर क्लिक कर लेना और थोड़ा सा समय उसमें दे लेना। वजह यह है, सबसे पहली वजह तो ये, क्योंकि ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है जो आज मैं जिसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि इसमें से एक पेपर में क्वेश्चन आना है। और इसके क्वेश्चंस मोस्टली बच्चे, अधिकतर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रटने का प्रयास करते हैं, और रटे हुए क्वेश्चंस आपको पता है फिर कैसा होता है। अगर आप चाहते हो कि इसकी सारी बेसिक चीज़ें, प्रश्नावली हमारे पास में 1.3 की सब चीज़ें समझ में आपको आसानी से आ जाएं, तो बेटा इस वीडियो पर जाइए और देखिए, क्योंकि उन सभी टॉपिक को अगर मैं इस वीडियो में डिस्कस करने बैठा तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी, समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब मैं एक बार बना चुका इन चीज़ों को लेकर के तो दोबारा करने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग आज जो है वीडियो जिस बारे में बात कर रहे हैं उसको थोड़ा सा रिकॉल में कर दूंगा, जोड़ दूंगा वैसे मैं, ठीक है, आपके पास में पीछे से चीज़ें थोड़ी सी क्लियर कर दूंगा। तो हम लोग अपरिमेय संख्या को ना पहले डिस्कस करके हम लोग पहले बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। किसकी बात करते हैं? परिमेय संख्याओं की, ठीक।
परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि आपके पास में अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल, ठीक है, नंबर्स क्या होते हैं, ठीक, नंबर्स क्या होते हैं। छोटा छोटा शॉर्टकट में बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कि एक्सप्लेन अगर देखना है पूरा का पूरा तो जाइए उसमें वीडियो जो भी मैंने बताई उसमें। यानी कि परिमेय संख्याएं वो होती थी, सिंपली मैं ऐसे लिखूंगा थोड़ा सा, कि जो P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, P/Q के रूप वाली, है ना, ठीक है, नहीं आपके पास में, या बराबर का चिन्ह लगा तो ऐसे लिखो P/Q वाली, जहां पर जो Q है वो हमेशा जीरो के, वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। P/Q की फॉर्म में जो भी संख्या लिखी जाती हैं वो सारी की सारी परिमेय संख्या होती हैं, और Q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता। ये डेफिनेशन पढ़ी होगी आपने। साथ ही साथ एक चीज़ और थी कि जो P एंड Q है, P/Q जो है ये पूर्णांक है, ये क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक का नाम सुनते ही सीधा सीधा माइंड में आना चाहिए, पूर्णांक मतलब पूरे अंक, मतलब दशमलव वाले अंकों को छोड़ करके जो बात हो रही है उनकी बात है, जो पूरे अंक हैं आपके पास में। पूर्णांक क्या है वो भी सब चीज़ें अभी चलो मैं बता ही दूंगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अगर आप वीडियो में जाएंगे तो और अच्छे से देख पाएंगे, अगर नहीं जाएंगे तो चलो देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा बहुत। और अगर हम लोग बेटा बात करें अपरिमेय संख्याओं की, इनके दूसरे भाई की बात करें, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो कि हमें आज इस बात में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है, आपके पास में इरेशनल नंबर अंग्रेजी में इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि आपको साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, आप लोग विज्ञान वर्ग के हो, तो कहीं ना कहीं भविष्य में आपको सब चीज़ें अंग्रेजी में ही पढ़ने को मिलेंगी। हिंदी में जब तक चलाते रहो और टर्म्स को याद करते रहो अंग्रेजी में। तो परिमेय संख्याएं इसी से रिलेट करके अगर पढ़ें तो वो संख्या जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हो, जहाँ Q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये कंडीशन तो रहेगी। P एंड Q कोई भी पूर्णांक होंगे, और पूर्णांक को अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर। याद रखना क्या कहते हैं बेटा, इंटीजर, है ना, इंटीजर्स, ठीक, आपके पास में। तो ये सब हमने मोटी मोटी बात बताई है आपको कि परिमेय क्या है और अपरिमेय क्या है। तो आज जो हम लोग बात करेंगे, ठीक है, वो हम लोग अपरिमेय संख्याओं की, अपरिमेय, ठीक है, संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करनी है, हमें सिद्ध करनी है इस वीडियो के अंदर। आज हम लोग ये काम करेंगे, मतलब कि जैसे कोई अपरिमेय संख्या आपके सामने आएगी कि जैसे √2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इसको ये सिद्ध करेंगे कि हाँ यार ये अपरिमेय है। अपरिमेय है तो अपरिमेय सिद्ध करा जाएगा, परिमेय तो कर नहीं सकते। तो हम लोग जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनको एक तरीका आज सीखेंगे कि कैसे हम लोग उनको अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बेसिकली थोड़ी सी इस चीज़ को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसके हिस्ट्री पे जाना चाहेंगे। किस पे जाना चाहेंगे, हिस्ट्री पे। मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम ज़्यादा करना है। अब थोड़ी देर बाद हम अपरिमेय संख्या को वापस बोर्ड पे लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं बता दूं आपको जो कि आपका कन्फ्यूज़न दूर करेंगी और जो वीडियो को आसानी से समझने में मदद करेंगी, ठीक। और वो क्या है, देखिए बेटा बता रहा हूँ, ठीक। देखिए हमारे पास जो संख्याएं होती हैं, बेसिकली ध्यान से देखिए, बहुत कन्फ्यूजन दूर होगा कुछ बच्चों का। आज संख्याएं होती हैं मुख्यतः वो दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। आपके पास में दुनिया में जितनी संख्याएं हैं वो दो प्रकार की हैं, ठीक। पहले वाली होती हैं वास्तविक संख्याएं, जो कि हम लोग चैप्टर का नाम ही है, वास्तविक संख्याएं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को आज। और इनको अंग्रेजी में कहते हैं बेटा रियल नंबर, ठीक है आपके पास। और जो दूसरी कैटेगरी होती है बेटा वो होती है काल्पनिक संख्याएं। कौन सी होती हैं, काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। इनको अंग्रेजी में कहते हैं इमेजिनरी, ठीक है, नहीं नंबर्स। लेकिन इस बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि ये जो चीज़ है काल्पनिक संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स नंबर भी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर।
लेकिन हम लोग इसके बारे में बात करके अभी दिमाग अपना ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमें आगे आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे, आगे आने वाली कक्षाओं में, आने वाली, ठीक है नहीं, आपके पास में कक्षाओं में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक, आगे आने वाली कक्षाओं में करेंगे इन चीज़ों को, इसको। तो आई थिंक जब इसको आगे ही पढ़ना है तो बेटा इसको लिखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम लोग सीधी सीधी बात है लेट्स टॉक अबाउट जो संख्या होती हैं, एक ही प्रकार की संख्या जो कि हमारे पास होती हैं वास्तविक संख्याएं, और उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब मैं इन वास्तविक संख्याओं को सेंटर में लेके आता हूँ। मैं सेंटर का मतलब ये है कि अब मैं थोड़ा बोर्ड की स्पेस यूज़ करूँगा ताकि मैं चीज़ें अच्छे से समझा पाऊँ। तो हम लोग अब वास्तविक संख्याओं को समझेंगे क्या होती है, तो मैं ऊपर लिखूंगा ताकि सारी डिटेल्स नीचे आ जाए। तो मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूँ, और यानी कि अब लोग हमें आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में जानकारी देंगे। वास्तविक संख्याएं बेसिकली टॉपिक आपका क्लास 9 का है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको ज़्यादा डाउट्स दिमाग में रहेंगे तो जो रियल नंबर है इसको आप लोग, जो मैंने वीडियो को बताया डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है ना, आपके पास में नंबर्स है ना, तो उसको आप वहाँ जा कर के देख सकते हो। ठीक भाई, ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं रियल नंबर है ना आपके पास में नंबर्स। अब वास्तविक संख्याओं को कैसे समझा जाए, ठीक है। सही बात तो यह है कि दुनिया में जितनी संख्याएं सारी वास्तविक हैं, काल्पनिक संख्याओं को छोड़ दिया जाए। और इनमें भी अगर मैं एक बेसिक सा क्लासिफिकेशन करूं, एक वर्गीकरण करूं, कैसे कि ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं ये भी, ठीक है। नंबर 1 आपने देखी होंगी, 2 तरीके की संख्याएं देखी होंगी। एक तो देखी होंगी आपने, कुछ संख्याएं दशमलव में होती हैं और कोई संख्याएं दशमलव के बिना होती हैं। आपने देखा, कुछ तो दशमलव के साथ लिखी जाती हैं और कुछ लिखी जाती हैं दशमलव के बिना। तो मैंने अपने हिसाब से इसको अलग अलग कैटेगराइज किया है कि वास्तविक संख्याएं बेसिकली 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं दशमलव वाली संख्याएं, ठीक है नहीं, यानी कि जिनमें डेसिमल, अंग्रेजी में कहते हैं डेसिमल, ठीक है, आपके पास में डेसिमल वाली जिसमें दशमलव होती है। और कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो बिना दशमलव की होती हैं, बिना दशमलव वाली होती हैं, ठीक है ना, आपके पास में, यानी कि नॉन डेसिमल, ठीक है, आपके पास में डेसिमल। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं कौन सी होती हैं। दशमलव भी आपके पास में, आपने देखा हो, दशमलव भी 3 तरीके की आती है। नंबर 1, ध्यान से देखिएगा, मैं एक नंबर के बारे में डिस्कस कर रहा हूं इसकी, उसको हम कहते हैं शांत दशमलव रूप, पहला ये होता है। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, ऐसे नहीं, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे आप कि पहली कैसी होती है। आपने देखा होगा कुछ संख्या ऐसी हो जैसे 1.23, यहाँ पे रुक गया आगे, मतलब इसके आगे ये दशमलव से आगे केवल 2 ही अंक हैं। कितने अंक हैं? तो इसको हम क्या कहते थे, इसको कहते थे हम लोग कि ये शांत दशमलव है, शांत दशमलव, ठीक है। ये कैसा है? शांत दशमलव है। अंग्रेजी में कह सकते हैं इसको टर्मिनेटिंग, क्या कह सकते हैं? टर्मिनेटिंग, ठीक है भाई, टर्मिनेटिंग, क्लियर सी बात है। ये पहले वाला था, पहले वाला है, ये फर्स्ट है ना। सेकेंड वन होता है आपके पास में कि अगर हमारे पास जैसे 1.2323 है ना आपके पास में, फिर 2-3, ये ऐसे ऐसे चल रहा है, मतलब रुक ही नहीं रहा। तो इसको कैसे थे, इसको हम लोग कहते थे अशांत, ठीक है, अशांत। लेकिन क्या हो रहा है, बार बार आ रहा, 23। इसको हम लोग, आप याद करिए क्लास 9th में इसको लिखते थे 1.23 के ऊपर ऐसा बार का निशान लगाता था, इसका मतलब ये बार बार आएगा, है ना, ठीक। तो ये दशमलव जो है अशांत है, अशांत का मतलब ये कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन जो दशमलव के बाद के जो अंक है वो रिपीट हो रहे हैं, 2-3 इस तरीके से। तो इसको कहते हैं अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति दशमलव है ना, दशमलव, ठीक है, दशमलव।
अंग्रेजी में इसको कहते हैं अशांत का, अंग्रेजी में कहते हैं आपके पास में शांत को तो टर्मिनेटिंग कहते हैं, जो टर्मिनेट हो जाए किसी पॉइंट पे जाके टर्मिनेट हो जाना तो उसको टर्मिनेट यानी कि शांत हो गया। अशांत को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन याद रखना टर्म, टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। और आवर्ती को कहते हैं रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है आपके पास में रिपीटिंग। तो ये जो फॉर्म है आपके पास में दूसरे वाली, इसको कहा जाता है अशांत आवर्ती दशमलव या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक, इसके लिए कुछ और शब्द भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे रिपीटिंग की जगह हम लोग ना क्या करते हैं, इस रिपीटिंग की जगह एक शब्द और यूज करते हैं, रैकरिंग। ठीक है, RECURRING, रैकरिंग। तो रिपीटिंग यूज कर लो या फिर ये यूज कर लो, बात एक ही है, इन दोनों में से कोई एक शब्द यूज कर लो। इन दोनों का मतलब ही आवर्ती है, आवर्ती का मतलब होता है बार बार आना किसी चीज़ का। ठीक, ये दूसरी कैटेगरी है बेटा। अभी देखना बड़े आसान समझ में आएगी सब चीज़ें। तीसरे नंबर पे हम चलते हैं। तीसरे नंबर पे क्या होता है बेटा हमारे पास में कि ऐसा फॉर्म जिसमें जैसे कि मान के चलो कि एक दशमलव हमारे पास 1 2 3 1 4 8 1 9 7 भाई आपके पास में 2 1 ऐसे आपके पास में नंबर आते जा रहे हैं। कहने की बात है कि ये शांत तो नहीं है, तो हम ये कहेंगे ये अशांत है। क्या है ये? अशांत है। और आवर्ती भी है, मतलब आवर्ती क्या है? क्या आवर्ती? आवर्ती तो केवल इसमें था, आवर्ती का मतलब बार बार किसी पैटर्न का आना आवर्ती कहलाता है, कि बार बार किसी पैटर्न का आ जाना आपके पास में। तो बेटा इसमें आवर्ती तो नहीं है, तो ये रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, यानी कि अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती। ठीक है। और एनसीईआरटी में ना एक शब्द इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, अशांत के लिए ना अनवसानी इस्तेमाल करते थे। आप देखिए क्लास 9 में जाकर सब समझ में आएगा, लेकिन मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ। अशांत अनावर्ती दशमलव रूप, दशमलव रूप, ऐसा रूप भी कह सकते हैं, फॉर्म कहते हैं रूप आपके पास में। ये भी शांत दशमलव रूप, ये 7 दशमलव रूप है, ये अशांत आवर्ती दशमलव रूप ये वाला है, और अशांत अनावर्ती दशमलव रूप ये वाला है। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है, अशांत को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है मेरे भाई। और जब अनावर्ती है मतलब रिपीटिंग भी नहीं हो रही, तो हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, आपके पास में रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा, या नॉन अगर ये वाला शब्द इस्तेमाल करें रैकरिंग। ठीक है, आपके पास में ये भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक, तो एक ही यूज़ कर लो, अभी क्यों कंफ्यूज हो जाता। तो ये वाले हो गए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, है ना। बस ये 3 कैटेगरी के जो दशमलव रूप वाले होते हैं, दशमलव वाली जो संख्याएं होती हैं वो 3 फॉर्म में पाई जाती हैं, या तो वो दशमलव उनकी शांत होगी, या फिर अशांत होगी, या फिर बेटा हमारे पास में अशांत होगी आवर्ती होगी, या फिर अशांत होगी और अनावर्ती होगी। तो ये 3 ही कैटेगरी के नंबर होंगे, इसके अलावा कोई और आपको नहीं मिलेगा। एक बार वीडियो देख लो यार, रिकॉर्ड हो रही नहीं हो रही। ठीक है, ठीक भाई। तो अब मोटी मोटी बात ये है, मैं आपको बता दूं कि ये तो पहली 2 कैटेगरी है ना, ये पहली 2 कैटेगरी फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान से देखिएगा, ये हमारी होती हैं परिमेय संख्याएं। क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं। ये बड़ा सिंपल तरीके से हम लोगों ने समझाने का प्रयास किया। और जो तीसरे नंबर की होती हैं इनको हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या। और बेटा ये चीज़ आपको, ठीक है, इतनी आसानी से मैंने बताई है, किताबें बहुत खिचड़ी बना रखी है, लेकिन वहाँ पे समझना समस्या, तो इसको अगर देखेगा तो ध्यान रखिएगा। तो अपरिमेय संख्याएं हैं आपके पास में वो सभी संख्याएं जिनका दशमलव रूप कैसा होता है? अशांत अनावर्ती होता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, यानी कि ना तो उनकी दशमलव कभी खत्म होती और ना वो रिपीट करते। एक कंसेप्ट तो हमने क्लियर कर लिया कि अपरिमेय संख्याओं का एक और हमने पहचान कर ली कि ये वाली हमारी अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय में 2 कैटेगरी आ जाती है, शांत वाली भी और अशांत आवर्ती वाली भी। दैट्स क्लियर अबाउट इट। अब चलिए अभी परिमेय संख्या को और ढंग से पढ़ेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे? अच्छे से। अब रुके रहो थोड़ी देर, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी इसको हम लोग, अभी हमने दशमलव
वाली संख्याओं का जिक्र किया। थोड़ा इधर भी आ जाओ, ये नहीं तो बुरा मानेंगे। बिना दशमलव वाली कौन सी होती है? बिना दशमलव वाली दिमाग में आ जानी चाहिए, सीधी सीधी बात है। पूर्णांक जो होते हैं, पूर्णांक अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं, ठीक है, नहीं आपके पास में इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स जो होते हैं वो पूर्णांक जो है वो बिना दशमलव वाले हैं। और पूर्णांक भी अगर डिटेल में जाएं हम लोग तो कौन से होते हैं? बीच में जीरो लेंगे, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, इधर आपके पास में 7, ऐसे ज़िंदगी भर चलता रहेगा। -1, -2, -3, -4, ये ज़िंदगी भर ऐसे चलता रहेगा। और इसमें भी कैटेगरी थी। कैटेगरी कैसी थी कि इसमें इधर वाले जो है ये 1 से लेके इधर वाले ये धन पूर्णांक थे। कैसे थे? धन पूर्णांक, ठीक है। इनको अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। और बेटा एक बात ध्यान रखिए, पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। देख लो 1, 2, 3, 4 ये तो प्राकृत संख्याएं होती हैं। अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, आपके पास में नेचुरल नंबर, ठीक मेरे भाई। तो ये आपके पास में वो नंबर हैं जो बिना दशमलव वाले होते हैं। और इधर वाले जो है ये माइनस वाले, ये वाले, ये ऋण पूर्णांक होते थे ना, ऋण पूर्णांक। अंग्रेजी में नेगेटिव इंटीजर कह सकते हैं, नेगेटिव, है ना, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है आपके पास में। और बीच में ये हमारा जो अकेला है ये जीरो, यानी कि ये आपका जीरो इंटीजर होता था। जीरो यानी कि शून्य पूर्णांक, हिंदी में अगर कहें शून्य पूर्णांक, ठीक है मेरे भाई। और तो ये हमने सब चीज़ें डिस्कस की हैं पहले, तो थोड़ा बता रहे हैं ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए और इजीली हम क्वेश्चंस को समझा सकें। अब अगर एक चीज़ और इसमें थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर इस शून्य पूर्णांक को हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के साथ ही ऐड कर दें, यानी कि यहाँ से हम लोग काउंटिंग करें, इधर से जीरो से लेके इधर वाली संख्या, ध्यान देखना, जीरो से लेके इधर वाली संख्या है, तो वो क्या कहलाती थी? याद करो, वो कहलाती थी पूर्ण संख्या, है ना। अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को और ऐड कर लेते थे, मतलब उससे भी काउंटिंग में ले लेते तो वो हमारी पूर्ण संख्या है। तो वो बाकी डिटेल सब है ही हैं। अभी सिर्फ इतनी हम लोग बात बताना चाह रहे हैं आपको कि आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें क्या है, ठीक है। अब अगर कोई चीज़ आपको ठीक ठाक इसमें समझ में आ रही है, लग रहा है कि आपको नोट करना है, तो बेटे वीडियो को पॉज करके इसको फटाफट नोट कर लें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम लोग चीज़ें पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या को और डिटेल से, है ना। चलिए मैं रफ कर रहा हूँ, इधर से मैं रफ कर रहा हूँ इसको, ठीक। अब मैं थोड़ा सा ये हटा दे रहा हूँ यहाँ से पूरा का पूरा इतना, जबकि ये वाली चीज़ें मैं अभी छोड़ रहा हूँ ऐसे, ताकि इनकी चीज़ों की आवश्यकता मुझे पड़ेगी जो अभी मैंने ये 3 कैटेगरी डिस्कस की हैं। अब मैं सेंटर में लिख रहा हूँ अपरिमेय संख्या। क्या चीज़? अपरिमेय संख्या। बेसिकली अब समझना अपरिमेय संख्या होती क्या है ना। पढ़ लिया, 3-4 चीज़ें तो पढ़ ली हमने इसके बारे में। सबसे पहली कंडीशन तो हमें दिमाग में वही आती है जो P/Q के रूप में ना हो। तो पहली बात तो अपरिमेय को लेकर के ये चीज आती है दिमाग में कि जो P/Q के रूप में ना हो, ठीक मेरे भाई। पहली बात यही आती है जो शुरुआत में बताई थी। दूसरी बात हमने अपरिमेय को लेकर के ये बात बताई है कि वो अशांत अनावर्ती दशमलव रूप होता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो दूसरी बात यह है कि अशांत अनावर्ती दशमलव, ठीक है, दशमलव है ना आपके पास में, लव रूप वाली, ठीक भाई। यानी कि आपके पास में नॉन टर्मिनेटिंग ठीक है, और नॉन रिपीटिंग वाली, है ना, रिपीटिंग वाली, ठीक है मेरे बात। वो भी आपके पास में क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। मैं बातें बताता चलता हूं, जरा नोट करते चलना। और क्या कंडीशन बन सकती है, यानी कि मैं एरो इधर लगा रहा हूं, यहां से शुरू कर रहा हूं। एक आपके पास में होती है जो पाई वाली हो गई, जैसे पाई हो गई, है ना, वो भी अपरिमेय संख्या है। पाई 22/7 वैल्यू। वो पाई अपरिमेय क्यों है, इस वाले क्वेश्चन, ये अलग बहस है। और इस बहस को यहां ना करके आप क्लास 9th की वीडियो में जाइएगा,
जो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया, वहां समझ में आ जाएगा आपको। तो अब एक और इसमें 2-3 चीजें और हमें डिस्कस करनी है, क्या कि डायरेक्टली अगर देखा जाए तो इस कैटेगरी वाली √2, √3, √5, ठीक है, या √6 भी होगा, √7 भी होगा, है ना। तो ऐसी संख्याएं भी अंडर वाली संख्याएं हैं, ये भी देखने वाली, मतलब देखने से, तुरंत देखने से पता चल जाएगा ये भी अपरिमेय है। इसमें अगर 1-2 संख्या जैसे हम लिखें √9 लिखें, तो ये क्या, ये अपरिमेय होगी? नहीं होगी, क्योंकि √9 की बेसिकली वैल्यू आपके पास में बनेगी, √9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर या फिर 3 आ जाएगी, और 3 हमारे पास एक क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक भी तो परिमेय संख्या ही है ना आपके पास में, क्योंकि 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो सीधी बात है, यानी कि आप अंडर में उन सभी संख्याओं के बारे में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ जो पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग का मतलब 1, 4, 9, 16 ऐसों को छोड़ देना है, इनको छोड़ के बाकी जितनों पे भी अंडर रूट आएगा वो सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। बेसिक सी बात क्लियर होगी। अब बेटा एक बात और, ठीक है, एक बात और क्या, कौन सी संख्याएं अपरिमेय होंगी, यहां देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं कभी अपरिमेय संख्या को ठीक है, अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या में जोड़ दूं, ठीक है, परिमेय संख्या में जोड़ दूं, तो बेटा रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट हमेशा एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। कौन सी? अपरिमेय। ठीक, मतलब कोई भी अपरिमेय संख्या लीजिए, जैसे √2 को मैं एक परिमेय संख्या में जोड़ दे रहा हूं, मैं 5 में जोड़ दे रहा हूं, तो आपके पास में √2 + 5 हमेशा ही एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि प्लस करने पे ये स्थिति है, अगर हम लोग प्लस कर रहे हैं तब भी हमारे पास अपरिमेय ही आती है, अगर माइनस करेंगे तब भी अपरिमेय ही आएगी। तो दोनों केस हमने डिस्कस कर लिए, चाहे तो परिमेय में कोई अपरिमेय में कोई परिमेय संख्या जोड़ ले तब भी अपरिमेय ही निकल के आएगी, और चाहे उसमें से घटा लें तब भी। ठीक है, और ये केस उल्टा भी सही है कि अगर परिमेय को शुरुआत में लिखोगे, अपरिमेय को बाद में, तब भी ये हमेशा अपरिमेय ही आएगी, इसमें कोई ज्यादा झोल वाली बात नहीं है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग परिमेय संख्या की गुणा कर दें, अपरिमेय संख्या से, किससे? अपरिमेय संख्या से, तो रिजल्ट कैसा मिलेगा? तो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय ही मिलेगा। बेटे ध्यान रखनी है बात, कैसा मिलेगा? अपरिमेय ही आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक परिमेय संख्या मैंने 3 ले ली और अपरिमेय संख्या मैंने √7 ले ली, तो 3 × √7 हमेशा 3 √7 होगी, और जो कि एक अपरिमेय संख्या ही होगी। 7, सॉरी, यहाँ पे कितना आएगा? 7। और लेकिन एक केस और बन सकता है कि अगर हम अपरिमेय संख्या की गुणा कर लें, अपरिमेय संख्या की बेटा गुणा कर लें, एक अपरिमेय संख्या में ही मैं गुणा कर दूं अगर, तो व्हाट वी गेट, तब दिक्कतें थोड़ी बढ़ सकती हैं। बढ़ने का मतलब क्या है कि आपके पास में दोनों केस आ सकते हैं, परिमेय भी आ सकती है और अपरिमेय भी आ सकती है। ठीक, एग्जाम्पल देखें, अगर मैं √2 की गुणा मैं 3 से करूं तो मेरे पास √6 आ जाएगा। ये भी अपरिमेय थी, ये भी अपरिमेय थी, तो रिजल्ट कैसा मिला बेटा? अपरिमेय मिला। ठीक है, लेकिन अगर √2 की गुणा मैं √2 से ही कर दूं, या 2 से ना करके मैं √8 से कर दूं, तो आ जाएगा √16। देखिए जरा ध्यान से, √16, और √16 का मान कितना होता है? 4, तो 4 तो एक परिमेय है, ये अपरिमेय थी तो ये परिमेय है। तो यानी कि अगर गुणा करते हैं तो दोनों स्थितियां पॉसिबल है, परिमेय भी आ सकती है, अपरिमेय भी आ सकती है। तो ये बेसिक सी थोड़ी बातें हैं जिनका यूज हम लोग इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में अब करेंगे। तो आई थिंक इस जो ढमेला मैंने अभी बताया, इससे थोड़ी सी बात है, अपरिमेय संख्याओं से आपकी परिचय हो गया होगा कि कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हो सकती हैं। और अगर कोई चीज आपको ठीक ठाक नजर आ रही है तो बेटा इजीली इसको नोट कर लीजिएगा बोर्ड जो है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि बोर्ड में एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, नोट करना चाहते हो तो कर लो। ठीक, चलिए बच्चों, अब मैं किताब अपने हाथ में उठाता हूँ, क्योंकि मैंने अपरिमेय संख्याओं की जानकारी जो मेरे दिमाग में घुसी हुई थी वो आपकी तरफ
पहुंचा दी है। अब मैं किताब उठाता हूं और एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन यानी कि उसकी एग्जांपल्स, उसकी जो संबंधित कुछ बातें उस पर बात करते हैं। किताब के अंदर एक प्रमेय है बेटा, क्या है? प्रमेय है। और प्रमेय के अंदर हमारी 1.3 जो प्रमेय है उसको जरा समझिएगा। वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास में p कोई भी एक अभाज्य संख्या हो, प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या, अंग्रेजी में इसको प्राइम नंबर कहते हैं ना, याद रखना सब टर्म्स, प्राइम नंबर, ठीक है। आपके पास में अगर p कोई एक अभाज्य संख्या हो और ये कहा गया है यदि, ध्यान से देखना, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है, और a जो है, a क्या है? a कोई हमारे पास धन पूर्णांक है। a क्या है? याद रखना, जहां a जो है वो क्या है? एक धन पूर्णांक है। पूर्णांक ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, धन पूर्णांक है, या पूर्णांक ले लो, धन पूर्णांक हो, कुछ ही ले लो। तो कहना क्या चाह रहा है? वो कह रहा है कि अगर p कोई प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो, और a स्क्वायर को विभाजित करता हो, तो तब वो ये कहता है, भाई ये रिजल्ट याद रखना है, तब p जो है a को भी विभाजित करेगा। तो ये आप करेगा, तो ये नोट या थ्योरम, इसका रिजल्ट है, वो याद रखना है आपको। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, बात हुई थी क्या, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, है ना। क्या है? मान के चलो कि 10 के स्क्वायर यानी कि 100, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 2 से कट जाता है, नहीं कट जाता है, पूरा कटेगा, 50 हो जाएगा। यानी ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि 10 स्क्वायर 2 से, या 2 जो है ऐसा कहना, 2 10 स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। तो बेटे 2 10 को भी तो विभाजित करेगा, 10/2 भी तो 5 आएगा। अगर ये 50 आ रहा है तो ये भी तो 5 आएगा। तो 2 10 को भी विभाजित करेगा, ठीक है मेरे भाई। तो दैट्स ऑल अबाउट ये थ्योरम। आपकी 1.3 एक प्रमेय आपको ये रिजल्ट कहती है कि अगर कोई अभाज्य संख्या किसी धन पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करती है तो वही अभाज्य संख्या उस धन पूर्णांक को भी विभाजित करेगी जिसके वर्ग को वो विभाजित कर रही थी, ठीक। ये बातों में थोड़ी सी कुछ ज़्यादा टेक्निकलिटीज आ गई, लेकिन आप यहाँ से समझ लें, ठीक है। चलिए, और इस रिजल्ट का यूज हम खूब करेंगे एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। अब इसमें एक थ्योरम है, एक थ्योरम और है हमारी, वो थ्योरम है, चौक जरा ले लें, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं क्योंकि नोट करना चाहो तो कर लो, ठीक है। तो एक प्रमेय है, वो है 1.4, कौन सी है? 1.4। और प्रमेय क्या? वो एक सवाल ही मान के चलो, और सवाल क्या? एक चाबी मान के चलो, कुंजी मान के चलो, एक की मान के चलो, जो आपके लगभग सभी सवालों को आसानी से उनके ताले खोल देगा। 1.4 में ये कहा है, बेटा ध्यान से सुनना बस अब मेरी बात, थ्योरम है ये, प्रमेय में है, लेकिन मेरे हिसाब से जो सवाल है प्रमेय नहीं है। वो कह रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये एक रिजल्ट दिया है, ठीक है भाई। लेकिन सवाल कैसे आएगा पेपर में, जरा समझ लेना ध्यान से, जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। पेपर में आएगा, सिद्ध कीजिए कि √2, यहां पे सिर्फ एक शब्द लिखा आएगा, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब एक बात ध्यान से सुनना, √2 हो, √3 हो, √5 हो, √6 हो, आपके पास में
7 हो, अंडर रूट आपके पास में 8 हो, अंडर रूट या कोई भी आ जाए नंबर, आप कहोगे सर इसमें से अंडर रूट 4 आपने मिस कर दिया, यहाँ अंडर रूट 4 भी तो था। अरे मेरे भाई अंडर रूट 4 तो अंडर रूट 4 का मान तो 2 होगा, क्योंकि 4 का वर्ग 2 का वर्ग 4 होता है, तो ये तो एक परी में होती है, तो ये इस कैटेगरी में आती नहीं हो, अभी बताई थी मैंने आपको, ठीक है ना, वो मैंने अभी आपको बताई थी। तो अगर इस कैटेगरी का कोई भी सवाल है, या तो ये आएगा पेपर में, या ये आएगा, या ये आएगा, या ये आएगा, या फिर अंडर रूट 13 भी आ सकता है, यानी कि कोई भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल वो कह देगा। 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, अंडर रूट 7 हो गया, अंडर रूट 11 हो गया, अंडर रूट 13 हो गया, तो कोई भी आ सकता है पेपर में, वो कहेगा कि सिद्ध करो कि ये एक अपरिमेय संख्या है। बस मैं भाई इतनी बात कहना चाहूंगा, जितने सारे मैंने भी लिखे थे मिटा दिए गलती से, उन सबको हल करने का तरीका ऐसा ही होगा जैसा इसका होगा। बस इसको बारीकी से समझ लेना मेरे भाई, और बस इसको समझ लिया तो फिर बस फिर ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, फिर तुम फटाफट क्वेश्चंस को कर दोगे, ठीक है। चलिए अब मैं लिख दे रहा हूं, उसको सवाल ही बना दे रहा हूं मैं, सिद्ध करो, है ना, सिद्ध करो अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, हम लोग अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या ही सिद्ध करना चाहते हैं, हमें सत्य को सत्य कहना है, तो हम लोगों को सत्य को सत्य कहना है, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या कहना है, हमें पता है अपरिमेय संख्या है, लेकिन कह रहा प्रूव करके दिखाओ। तो हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, हम लोग इसका उल्टा लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, हम ये कहेंगे कि माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, हम उसकी बात को उल्टा कर दिया, परिमेय संख्या है, हमने ये मान ली, हमने क्या करा, ये मान लिया, ठीक, कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये हमने कल्पना की है, माना का मतलब कल्पना ही हो गया, एज्यूम कर लिया, मान लिया, लेट कर लिया, जो भी है। तो अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की सीधी सीधी बात दिमाग में आनी चाहिए, परिमेय संख्या वो संख्या है जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, और जहां पर q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है, और p और q जो है वो पूर्णांक होंगे, बिल्कुल ठीक बात है। तो बेसिकली बेटा सीधी बात है, अगर ये परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 2 100% है p/q के फॉर्म में लिखी ही जाएगी, क्या नहीं लिखी जाएगी, बताइए आप, लिखी जाएगी। जहां पर q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, और p और q जो है पूर्णांक होंगे, ठीक है, पूर्णांक होंगे। ये लाइन किसी को दिक्कत तो नहीं कर रही। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग एक बात ध्यान रखेंगे, हम p और q कैसे ले रहे हैं, कैसे पूर्णांक ले रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, एक चीज ऐड करेंगे यहाँ पे, इसको पूर्णांक ना कह करके हम एक चीज ऐड करेंगे, और वो क्या करेंगे उसको मैं समझाता हुआ चलूंगा। हम ये कहेंगे जहां p तथा q, ठीक है, p तथा q सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब आप कहोगे गुरुजी ये कौन सा भूत है, अभाज्य संख्या बताई थी सर जी ने, लेकिन सह अभाज्य क्या है। अब ये बोर्ड खाली है, इधर बताता हूं क्या है, परेशान होने वाली बात नहीं है। देखिए मैं 2 संख्या लिखता हूं, मान के मैंने 2 लिखा, 3 लिखा, तो बेटा एक बात बताओ मुझे, 2 3 तो छोटी हो गई, तो सीधी सीधी बात है कि इनमें क्या कोई कॉमन गुणनखंड है इनमें, मतलब अगर 2 के गुणनखंड करूंगा मैं तो 2 गुणा 1 होगा, और 3 के गुणनखंड करूंगा तो 3 गुणा 1 होगा, है ना। तो इनमें कॉमन गुणनखंड क्या है, 1 है, यानी कि आपके पास में ये कह सकते हैं कि HCF इनका कितना है, 1 है। ये तो कहते थे हम लोग, जहां से क्लियर नहीं हुआ अभी, तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो मैंने लिया 1 लिया, मैंने 6 लिया, ठीक है, और 1 मैंने ले लिया आपके सामने 7 ले लिया, ठीक है, 7 ले लिया। तो अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो फैक्टर होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणे 3, इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 7 गुणे 1, सिंपल सी बात है, मतलब इसके गुणनखंड इतने होंगे। इनके बीच में भी क्या कॉमन गुणनखंड कोई है, इनके अगर इनका HCF निकाला जाए किसका, 6,7 का, तो वो भी 1 आएगा। तो बेटे एक बात दिमाग में रख लो, एक बात दिमाग में रख लो कि ऐसी 2 संख्याएं होती हैं, ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF 1 हो जाए, जिनका HCF का मतलब जिनके बीच में कोई भी कॉमन गुणनखंड ना मिले,
कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में ना मिले तो उन संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। अंग्रेजी में इनको को प्राइम कहते हैं। को प्राइम क्या कहते हैं? को प्राइम, याद रखना बेटा। तो हमने क्या किया है, जो P और Q है उनको को प्राइम मान लिया। ये को प्राइम माना क्यों है, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इस चीज को। क्योंकि आप अगर बात करें, मान के चलो मैंने लिखा है कि 25/50 लिखा है, ठीक है भाई। अब 25/50 अगर हम लिखते हैं, इसको अगर साधा सरलतम रूप में लिखें तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, यानी कि 25/50 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2। अब दोनों संख्याएं सेम है, लेकिन फर्क यह है कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या, अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि इनमें कॉमन गुणन कौन सा है, 25 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा। और लेकिन अगर इसको देखा जाए तो आपके पास में 1 और 2 के बीच में केवल एक ही गुणनखंड कॉमन है और वो है 1, तो यानी कि ये सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। या मोटी मोटी बात बेटा ये करी जाए, हमारे सामने ये बात करी जाए कि अगर हम किसी भिन्न को उसकी सरलतम रूप में लिख रहे हैं, कहने की बात उसका ये है कि जो हमने P/Q लिखा है ना, ये सरलतम रूप में है, मतलब ये 25/50 वाला हिस्सा नहीं है, ये 1/2 वाला हिस्सा है। यानी कि इसको हमने इतना सिंपल कर लिया, इतना सिंपल कर लिया काट पीट के, कि इनका जो गुणनखंड है, कॉमन गुणनखंड है, वो केवल कितना है, 1 है, उसके अलावा कोई कॉमन गुणनखंड इनके बीच में नहीं है। तो P और Q हमारे पास में सहअभाज्य संख्या है, को प्राइम है। को प्राइम क्या है मैं बता चुका हूं, थोड़ा नोट कर लेना साइड में अपनी कॉपी में। को प्राइम मतलब यहां लिख दे रहा हूं मैं, सहअभाज्य मैं लिख दे रहा हूं A, B। अगर ये यदि 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 HCF ऑफ A, B, इन HCF A, B का HCF अगर 1 आ जाए, तब A, B सहअभाज्य संख्याएं होंगी, तो ठीक है बेटा, ये वाला रिजल्ट आप कहीं भी नोट कर लें। अगर दो संख्याओं का HCF 1 हो जाए तो वो सहअभाज्य होंगी। तो यानी कहने की बात ये है, अतः हम ये कह सकते हैं बेटा कि HCF ऑफ P, Q वो कितना होगा, 1 होगा। ये हमने एक साइड में हमने लिख लिया, ठीक है। अब यही काम करेगा P एंड Q, ठीक है। वापिस आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या था, दोबारा से जोड़ने का प्रयास करता हूं। हम लोगों को कहा क्या गया था, हमें कहा गया था बेटा कि हमें सिद्ध करना है कि √2 जो है वो कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। और मैंने अपनी उसकी बात को उल्टा लेके चला था कि मैंने कहा कि ठीक है तेरी बात को हम उल्टा ले रहे हैं, बाद में देखते हैं जो होगा। √2 एक अपरिमेय संख्या हमने इसको परिमेय संख्या हमने इसको मान के चले। और अगर ये परिमेय संख्या होगी तो सीधी सीधी बात है मेरे भाई कि हम लोग परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q 0 के बराबर नहीं होता और P और Q जो है वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है, जहां P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब अगर मैं इसको उठाऊं, अब ध्यान से देखना, √2 = P/Q है, मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर रहा हूं, दोनों पक्षों का वर्ग, मतलब अंडर रूट को हटा रहा हूं, सीधी बात यह है। तो बेटा जब वर्ग करूंगा तो √2 का वर्ग कितना होगा, √2 का वर्ग तो 2 ही होगा, और यह जाएगा P²/Q²। किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इस Q² का धुल ले रहा हूं मैं, यानी कि 2Q² होगा P² के, बिल्कुल ठीक है। या फिर Q² बराबर होगा P²/2 के। क्या बात समझ में आ रही बेटा आपको या नहीं आ रही है? जो खेल मैंने किया समझ में आ रहा होगा। मैंने इस 2 को बटे में लेके गया, तो सीधी सीधी बात है, क्योंकि P और Q तो दो संख्याएं हैं ना। इस जो आपके सामने ये लिखा है, ये जो एक्सप्रेशन आया है, इससे आपको कुछ महसूस हो रहा होगा। ये महसूस हो रहा होगा कि P² को 2 डिवाइड कर रहा, तभी तो Q आ रहा। ध्यान से देखिएगा, P² को 2 से भाग करने से Q आ रहा। इसका मतलब क्या है, अतः 2P² को विभाजित करता है, तब हम ये कह सकते हैं 2P को भी विभाजित करेगा। क्यों करेगा, अभी पर मैं बताई थी इससे पहले, करेगा या नहीं करेगा।
भाई जब 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर पा रहा है तो 2 जो है पी को भी विभाजित करेगा, सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात है, ठीक है ना आपके पास में। यानी ये कह सकते हैं भाई देखो P को 2 काट दे रहा है तो इसका मतलब P का एक गुणनखंड क्या होगा, 2 होगा। तो हम ये लिख सकते हैं अतः हम ये कह सकते हैं अतः कि जो P है वो 2C के बराबर होगा। 2C का मतलब है कि जब हमने P को 2 से डिवाइड करा होगा तो कोई ना कोई तो नंबर आया ही होगा। C कोई क्या है, पूर्णांक है, क्या है, कोई पूर्णांक ही होगा। C कोई क्या है, C जो है पूर्णांक है। तो देखिए P का जो मान है वो 2C आ जाएगा मेरे भाई, इतना क्लियर है ना, 2C आ जाएगा। किताब उठा लो जरा, हाँ ठीक है हम सही जा रहे हैं, 2C आ जाएगा, ठीक। अब इस मान को जो है आप इस वाले को आप समीकरण नंबर 1 बना लीजिएगा, ठीक है। इसको आप यहां भर दें, P का मान समीकरण 1 में रखने पर बेटे मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल भी रटना ना पड़े, क्योंकि एनसीईआरटी से आप देखोगे तो आपकी तबीयत खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो मैं यहां रख रहा हूं 1 में कि 2q² इज इक्वल टू आ जाएगा, P की जगह भरूंगा मैं 2C का होल स्क्वायर तो आ जाएगा 4C², या बेटा हमारे पास 2q² इज इक्वल टू आ जाएगा 4C², 2 से ये कटेगा तो q² इज इक्वल टू 2C² या फिर 2q² इज इक्वल टू C²। यहां तक किसी को दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अब ये कथन इसके जैसा ही बन गया, नहीं बन गया? यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं इस कथन से, अतः 2q² को विभाजित करता है मेरे भाई। तब 2 जो है Q को भी विभाजित करेगा या नहीं करेगा? भाई करेगा। अभी थ्योरम पर में पढ़ी थी, पर में 1.3 पढ़ी थी। ये कहां से आया, ये स्टेटमेंट आ रही है, कहां से आ रही है? ये पर में अभी जो पढ़ाई थी 1.3 जो अभी बताई थी मैंने, ठीक है। यहां पे भी यूज हुई थी वो पर में, ध्यान रखना। यहां पे भी पर में हमारी पर में जो है 1.3 ही यूज में आई थी। अब जैसे हमने इसको लिखा था कि देखिए P को 2 से P कट रहा था तो हमने लिखा था P/2 बराबर कोई नंबर ले लेता C। तो ऐसे ही जब 2 Q से कट रहा है तो Q को अगर मैं 2 से काटूं तो कोई नंबर आना चाहिए D, या नहीं? जहां D कोई पूर्णांक होगा, D कोई पूर्णांक होगा, ठीक है मेरे बेटे। या Q इज इक्वल टू आ जाएगा 2D के। अब जरा नजर मान लो भाई थोड़ा सा इस वाले पे और इस वाले पे। अतः देखिए P इज इक्वल टू तो है 2C और Q इज इक्वल टू है 2D। तो अगर मैं इस स्थिति से देखूं कि P का भी गुणनखंड 2 है, Q का भी गुणनखंड 2 है, तो HCF अगर मैं निकालने बैठ जाऊं किसका, P कोमा Q का, तो हमारा कितना आएगा मेरे भाई? 2 आएगा, नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो इस वाली स्थिति से अतः यहां पे तब ये लिखेंगे। अब मेरे भाई बात कहां से शुरू हुई थी? यहां से शुरू हुई थी कि P और Q का जो HCF है 1 होगा, लेकिन बात खत्म कहां हो रही है आके कि P और Q का जो HCF है वो 2 है। तो बात तो कहीं ना कहीं गलत हुई है ना? अब मैं समझ रहे हो ना? बात हम सही लेके चले थे, लेकिन इस पूरी ड्रामेबाजी के अंदर हमने अंत में जो मंजिल हमें मिली वो गलत मिली। हम लोग गलत जगह पर चले गए, गलत पते पे चले गए। तो गलत पते पे चलने का मतलब क्या था? इसका मतलब हमने एड्रेस ही सही नहीं लिया था। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था, जो कल्पना की थी, वही हमारी गलत थी। हमने कहा था कि √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन नहीं भाई, हम गलत हैं। माफी मांग लो यहीं पे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक लाइन इसमें लिखी जाएगी और उस लाइन लिखने की जगह के लिए मुझे एक जगह खाली करनी पड़ेगी, ठीक है। आप नोट कर लो इसको कहीं पे ही, तो मैं इसकी एक लाइन लिखूंगा, ठीक है। कहाँ पे? तो मैं एक लाइन लिख रहा हूँ भाई, मैं थोड़ा सा ये रफ कर दे रहा हूँ ऊपर वाला, है ना। यहाँ पे एक लाइन लिख दे रहा हूँ और वो लाइन फाइनल लाइन रहेगी, हर एक क्वेश्चन की वही लाइन रहेगी। वो क्या है? यह है, मतलब इसके बाद लिखेंगे वो लाइन, यह है
विरोधाभास, विरोधाभास मतलब कंट्राडिक्शन हो रहा है अपनी बात का, विरोधा, ठीक है आपके पास में विरोधाभास, विरोधा, ठीक है आपके पास में भास, ये है विरोधाभास अपनी, अपनी, ठीक है अपनी गलत कल्पना के कारण है, अपनी गलत कल्पना के कारण है, यानी कि जो हमने बात मानी थी वो गलत मानी थी, ठीक है नहीं, गलत कल्पना के कारण ऐसे लेकिन प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने किया ना प्राप्त, इसके प्राप्त हुआ है ना, हुआ है, ठीक है नहीं। तो फिर उसके बाद इतना लिखने के बाद में लिख देंगे एक लाइन, मैं बोल के लिख रहा हूँ, बोर्ड पे जगह नहीं है तो मैं आप उतारने में दिक्कत होगी, तो लिख देंगे अतः भाई जो आपने कहा था, यानी कि जो √2 है वो एक परिमेय संख्या ही है, मतलब वो एक अपरिमेय संख्या ही है। तो आपको क्वेश्चन मेरे भाई समझ में आया होगा आसानी से, मुझे लग रहा, ठीक है। इसी कैटेगरी 1-2 सवाल और कराते हैं तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा वीडियो चेक कर लो कि ठीक ठाक बन रही नहीं बन रही। बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं ऊपर से जो लाइन लिखी थी, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को यहीं से करूंगा। अब हमें एक क्वेश्चन दिया गया है इन्होंने, बेटा अगर आप जाओ उदाहरण नंबर 9, मैं कर रहा हूं उदाहरण नंबर 9, उसमें कहा है कि सिद्ध करो, ध्यान देखना भाई, सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है मेरे बेटे, अपरिमेय संख्या है। तो बेटा मैंने ये कहा था शुरुआत में कि इस तरीके के सवाल सारे सेम पैटर्न पे होंगे। अब देखना मैं इसी में चेंज करूंगा, मैं ज्यादा मेहनत करने वाला नहीं हूं अब, क्योंकि अब मैं जितना बोल चुका था बोल लिया, जो समझाना था इसमें वही बात इसमें दोबारा समझाने की है, लेकिन ऐसी बात नहीं होगी। देखिए हम क्या करेंगे, √3 था तो √2 वाले सवाल में √3 में कन्वर्ट कर रहा हूं। माना √2 हम लोग इसकी जगह क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है, हमने मान लिया, बात सही है। अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो यहां पर √2 की जगह √3 कर देंगे, तो उसको p/q के रूप में लिखा जाएगा, जहां q डज नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा, और जहां p तथा q सह अभाज्य संख्याएं हैं, इनके को प्राइम है, ये लाइन जो कि तू रहेगी, और SCF p और q का 1 रहेगा, ये लाइन भी जो कि तू रहेगी। कैलकुलेशन वर्क में आ जाओ, √2 की जगह यहां क्या कर देंगे, ध्यान से देखना, यहां पे हम 3 कर देंगे, और जब वर्क करेंगे दोनों पक्षों का तो यहां पे 3 आ जाएगा, और जब यहां 3 आ जाएगा तो यहां पे भी 3 आ जाएगा मेरे भाई, और जब यहां पे 3 आ जाएगा तो यहां पे भी 3 आ जाएगा मेरे भाई। बताओ कुछ किया क्या मैंने अलग से। और देखिए यहां पे p²/3 यानी कि p² 3 से विभाज्य है, तो हम लिखेंगे जहां अतः 3 p² को विभाजित करता है, तो 3 जो रहेगा वो p को भी विभाजित करेगा, तो हम लोग यहां पर p/3 लिखेंगे और इसे लिख देंगे 3c के बराबर। बात सारी सेम चलती रहेगी। p का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में जब मान रखेंगे तो बेटा हमारे पास यहां पे तो 3 है ही है, तो यहां पे भी आपके पास में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहां पे 4 की जगह 9 आ जाएगा, और जब 9 आएगा तो 3 तो ये है ही है, और बेटा मेरे भाई ये 9 यहाँ है, तो ये 3 बार कट जाएगा और यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा, फिर ये 3 में आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 की जगह फिर 3 आ जाएगा, और फिर ये कहेंगे कि q² 3 से विभाज्य है, तो यहाँ जहां 2 है वहां 3 लगा देंगे, या नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 p² q² को विभाजित करता है, तो 3 q² को विभाजित करेगा परिमेय नंबर 3 से, यहां पे q/3 आ जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि q = आ गया 3d, कितना आ गया, 3d आ गया, और p = कितना था, 3c था, तो यहां लिखेंगे p तो 3c था, और q = कितना है, 3d है, और अगर देखा जाए तो इन दोनों में कॉमन गुणनखंड क्या है, 3 है, इसका मतलब इनका SCF कितना होना चाहिए मेरे भाई, वो 3 होना चाहिए। लेकिन बात कहां से चली थी, SCF 1 लाने की बात थी, लेकिन हम लोग SCF कितना ले आए, 3 ले आए, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो हम फिर वही लिखेंगे, अतः यह है हमारी विरोधाभास वाली कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः जो भाई तुम कह रहे थे √3 एक अपरिमेय ही संख्या है, हमें माफ करो। एक क्वेश्चन पेपर में मिलना ही मिलना भाई, कितने ही दम लगा लियो, लेकिन इसको छोड़ नहीं पाओगे तुम, ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं इसमें, थोड़ा सा आप सिंपल क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग, क्वेश्चन नहीं सॉरी, उदाहरण नंबर हम चलते हैं। एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर है 10। मैं रफ कर रहा हूं, पूरे को नोट करना चाहो तो कर लो। तो मैं 10 एग्जाम्पल पे बात करूंगा। 10वें में क्या कहा, आप लोग अपनी किताब पढ़िए जरा फटाफट। बहुत आसान है ये भी, क्योंकि जो मेन काम था वो हम लोगों ने कर लिया है। जंग हम जीत चुके हैं, बस हमें अब ठीक है छुटपुट दुश्मनों को मारना है और फिर अपना विजय का झंडा फहराना है। ठीक है, चलिए उदाहरण नंबर हम लोग बेटे बात करते हैं 10 की। और व्हाट ये कहना क्या चाह रहा है भाई साहब, कह रहे रंग बदल के आया है। अंडर रूट देखिए ये कह रहा है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 बेटा एक 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 अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में ध्यान जरूर रख लें, इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। थोड़ा स्पेलिंग को ध्यान दे लेना भाई, कई बार लिखते हुए गड़बड़ हो जाता है मेरे से। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। तो पहली बात में डर खत्म करूं, इतना ड्रामा नहीं करना जितना भी किया था, थोड़ा सिंपल करना है। और वैसे बड़े दिख रहा है ये, वैसे ये सिद्ध करना ना, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ये, है ना, कि ये वाला हमारे पास ऐसा है। क्वेश्चन पेपर में एक्सरसाइज में भी बहुत क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट 5 जो बेटा है ना, सॉरी, अगर हम लोग परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटा दें, अपरिमेय संख्या घटा दें, तो हमें मिलता है एक अपरिमेय संख्या ही मिलती है। और वही स्थिति बेटे इसमें बनी हुई है। एक परिमेय संख्या 5 एक परिमेय है, उसमें से एक अपरिमेय घट रही है। तो आप ठीक है, आप अगर ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कर दें कि सर चूंकि इसमें आप लैंग्वेज बना के लिख दोगे, चूंकि 5 एक परिमेय संख्या है, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः इनका अंतर एक अपरिमेय संख्या होगा, तो ये संख्या अपरिमेय होगी। तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि पेपर फिर नंबर भी ऐसे मिलेंगे। इसको करने का तरीका थोड़ा अलग लेंगे, विरोध वही करेंगे। इनको प्रूव करने के लिए हम लोग विरोधाभास यानी कि उल्टी बात लेके चलेंगे कि माना कि जो अंडर रूट जो 5 माइनस अंडर रूट 3 है, एक हम कह रहे हैं इसको, हम इसको परिमेय कह दे रहे हैं। क्या कह दे रहे हैं? परिमेय संख्या है मेरे भाई। ठीक है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो 5 माइनस अंडर रूट 3 शुड इक्वल होना चाहिए 1 बटे क्यू के, पी बटे क्यू के, क्योंकि परिमेय संख्या को हम लोग पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये तो बात है। और पी और क्यू क्या है? पी और क्यू जो है को प्राइम कह लो चाहे तो, या फिर इनको पूर्णांक भी कह दो। इस केस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूर्णांक है। अब अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, बताइए, मैंने अंडर रूट 3 को बराबर से इस तरफ फेंक दिया, इसको उठा के इस तरफ ले आया, परिमेय एक तरफ कर लिया, परिमेय एक तरफ कर लिया। अब आप देखिए क्या गड़बड़ है कुछ? बिल्कुल। देखिए, क्योंकि 5 एक परिमेय है, परिमेय संख्या है भैया, मैं कह रहा हूं अभी भी, क्योंकि परिमेय बड़ा कंफ्यूजन बन जाता है बच्चों को, जरा इसको क्लियर कर ले, नहीं तो जिंदगी में परेशान रहेंगे। और P अपॉन क्यू भी एक परिमेय संख्या है, ये तो पहले ही परिमेय संख्या है। ठीक है, और इनका अंतर, इनको घटाने से क्या मिलेगा हमें? एक परिमेय ही मिलेगी। दो परिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। लेकिन ये बराबर किसके चल रहा है? अंडर रूट 3 क्या है? एक अपरिमेय है। अब ये भी सिद्ध करके आए हैं, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? तो आप क्या देख रहे हैं? देखो मजे वाली बात क्या हुई कि एक परिमेय संख्या दूसरी अपरिमेय संख्या के, एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर है। एक रैशनल नंबर जो है, ठीक है, आपके पास में रैशनल, ठीक है, रैशनल है ना, नंबर जो है वो इरेशनल नंबर के बराबर है। क्या ये संभव है? क्या ये स्थिति पॉसिबल है? आप मन में सोच लीजिए। हो ही नहीं सकता यार। अगर दोनों बराबर है फिर अपरिमेय और परिमेय अलग अलग पढ़ने का मतलब क्या हो गया? बराबर कभी हो ही नहीं सकते। तो ये जो विरोधाभास पैदा हुआ है, ये हमारी
कल्पना जो हमने ऊपर एड्रेस गलत लिया था उसी के कारण है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ऐसा तो नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम ऐसे करके कि क्या क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि उपरोक्त समीकरण में, समीकरण कह लो, समीकरण में बराबर इस समीकरण में राइट लेफ्ट हैंड साइड या हिंदी में बायां पक्ष है ना, बाएं पक्ष में एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा राइट हैंड साइड यानी कि दाएं पक्ष में एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन सी? √3 है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या, ठीक है, बराबर नहीं हो सकती अपरिमेय संख्या के, ठीक है। लेकिन इसको समीकरण 1 कह लें। यहां पे समीकरण 1 में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, बायां पक्ष बराबर है राइट हैंड साइड के, ठीक है। नहीं लिख देंगे, फिर वही लाइन लिखेंगे जो बताई थी मैंने। अतः यह विरोधाभास, कौन सा विरोधाभास? जो मान के चला है, विरोधाभास जो हमने बात गड़बड़ कर दी, विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण है, कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, ठीक है। अतः ये जो चीज है ना, √5 सॉरी 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया काम, अपरिमेय संख्या, बात खत्म हो गई भाई। कई बार लैंग्वेज शब्द कुछ गलत लिखे जाते हैं, आप जो मैं बोलता हूं उसको तो ध्यान से सुना करो, ठीक है। तो बात खत्म हो गई। एक और बच रहा है इसमें, उदाहरण नंबर 11, उसको खत्म करके हम लोग इस एक्सरसाइज का इंट्रो खत्म कर रहे हैं 1.3 का। फिर हम लोग चलेंगे आगे की तरफ, एक्सरसाइज करेंगे, है ना, प्रश्नावली। मैंने नोट करने का समय नहीं दिया, आप लोग वीडियो को पॉज कर ले पिछले वाले फ्रेम में और उसको नोट कर लेना, ठीक है। ठीक है, आपके पास तो ऑप्शन है, सामने बैठे हो तो शायद इतना मौका ना मिलता, वीडियो है तो पॉज करके नोट कर ही सकते हो। उदाहरण नंबर 11 भाई साहब क्या कह रहा है? उदाहरण नंबर 11 भाई साहब कह रहे हैं कि 3√2 सिद्ध करना है, सिद्ध करो, है ना। अरे सही लिख लो यार, सिद्ध करो, सिद्ध को करो या दर्शाइए लिखा है इन्होंने कि 3√2 एक अपरिमेय है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो बेटे इसको भी हम लोग विरोधाभास से करेंगे, तो हम ले गए माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। और अगर परिमेय संख्या है तो 3√2 जो है बेटा वो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा और P और Q बेचारे दोनों ही पूर्णांक होंगे, ठीक है, दोनों ही पूर्णांक होंगे। अब अगर मैं इसमें थोड़ी कलाकारी कर दूं, √2 बराबर लिख दूं मैं P/3Q, मैं इस 3 को उधर बटन बचा रहा हूं। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? अपरिमेय है, अभी सिद्ध किया था शुरुआत में ही। और बेटे ये क्या है? क्योंकि 3 से गुणा कर लो, ये भी तो ये परिमेय रहेगा, नहीं रहेगा? ये तो परिमेय है ही है, P/Q की फॉर्म ही तो है ये आपके पास में।
तो इसमें भी वही स्थिति बन रही है क्या कि अपरिमेय बराबर परिमेय। तो जो पिछले क्वेश्चन में लाइन लिखी है इसको आप समीकरण नंबर 1 कह के कह देंगे, चूंकि दिए गए क्वेश्चन के अंदर उपरोक्त समीकरण में बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में तो अपरिमेय संख्या है और दाईं तरफ राइट हैंड साइड में परिमेय संख्या है, ठीक है, और दोनों इक्वल हैं, जो कि एक विरोधाभास है और ये विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण ही उत्पन्न हुआ होगा। तो अतः भाई हम कह देंगे अतः ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो मुझे लगता है सब चीजें समझ में आई होंगी आपको। इसमें आप इसकी लैंग्वेज अगर नहीं बन रही होगी तो एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब इसकी लैंग्वेज बना लेना, लेकिन लैंग्वेज अब बन जानी चाहिए। थोड़ी एनसीईआरटी को उठा के देख लेना, एनसीईआरटी किताब में क्या लैंग्वेज बनाई है उसको देखेगा आसानी से तो चीजें समझ में आएंगी। आज जो है हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया है 1.3 का। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं और चैप्टर को भी संभवतः खत्म नेक्स्ट ही वीडियो में हम लोग कर देंगे। आज इतना रखते हैं, धन्यवाद।